Jai Hind all of you. Once again I am here with you with a new chapter CBSE Class 8 Geography, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So some of the points we have to be get in details in this chapter. These are land. Second, land uses. Third, conservation of land resources. Fourth, soil. Fifth, factors of soil formation. Sixth, degradation of soil and conservation method. Seventh, water. Eight, problem of water availability. Ninth, conservation of water resources. 10th, natural vegetation and wildlife. 11th, distribution of natural vegetation. 12th, conservation of natural vegetation and wildlife. So all these points we will get in details one by one in the later. So let's start the chapter. Land, soil, water are resources which belong to abiotic resources and are most important resources, whereas natural vegetation and wildlife resources some come under biotic resources. Either biotic or abiotic, both types of resources are exhaustible in nature, so judicial use of these resources has to be there for enhancing their longevity. बोल रहा है कि लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्स जो है वो अबायोटिक रिसोर्स से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जबकि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो है वो अबायोटिक रिसोर्स में आता है, ठीक है। आइदर बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि बायोटिक हो या अबायोटिक, दोनों टाइप का रिसोर्स जो है वो नेचुरल तौर पर ख़त्म हो जाता है। सो इसे हम लोगों को न्यायपूर्वक जो है वो इस रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक जो है वो रिसोर्स चल पाए। ओके, लैंड। पॉइंट 1, लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। बोल रहा है कि लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। बताया गया है कि 30% टोटल एरिया जो है वो अर्थ का सरफेस जो है वो लैंड्स है। ओके, पॉइंट 2, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइड बाय 30% ऑफ एरियाज, लैंड एरियाज। द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज आइदर इज पार्शली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड। बोला है कि 90% जो वर्ल्ड का एरिया है जिसमें पॉपुलेशन है वो 30% लैंड्स पर है। ओके, बाकी 70% लैंड्स जो है वो मतलब एक तरीके का पॉपुलेशन नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। ओके, पॉइंट 3, लैंड इज़ अनइवनली इनहेबिटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ लैंड्स, क्लाइमेट, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। बोला है कि लैंड कुछ फैक्टर्स की वजह से रहने के लायक नहीं होता है। जैसे बताया गया कि लैंड्स हो या क्लाइमेट हो या फिर वाटर फर्टिलिटी हो, सॉइल हो एक्सेट्रा। पॉइंट 4, नॉर्मली द स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड एरियाज आर बिकॉज ऑफ रस्ट टोपोग्राफी, स्टीप स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन, लो लेइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग, deserted areas, the thickly forest areas। बताया गया कि मतलब आम तौर पे हम लोग जाने कि जहाँ पर बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी आबादी है, थोड़ा यहाँ आबादी है, थोड़ा वहाँ आबादी है, या उस एरिया में आबादी ही नहीं है, तो उसका कुछ रीज़न है कि जैसे रस्ट टोपोग्राफी, यानी जो वहाँ की जो लैंड्स है वो एक तरह का नहीं है, बहुत ही ऊंची नीची ज़मीन है, ठीक है। इसके अलावा स्टीप स्लॉपिंग यानी कि बहुत हाइट वाला एरियाज़ है, ओके, या माउंटेनियस एरिया है, या हम कह सकते हैं कि लो लेइंग एरिया, मतलब ऐसा एरिया जो कि बहुत ही नीचे है, जहाँ पर वाटर की लॉगिंग की फैसिलिटी नहीं है, यानी वाटर की फैसिलिटी नहीं है, या डेजर्ट एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये सब एरिया जो है जहाँ पर पॉपुलेशन या तो नहीं है या है भी तो बहुत थोड़ी बहुत। Point 5, these densely populated area of the world have plains, rivers, valley which have suitable land for agriculture। बोल रहा है कि ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एरिया या तो
प्लेन लैंड्स है, या वो रिवर की वैली वाली वादी है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जहाँ पर लैंड जो है वो बहुत ही अच्छा है, फर्टाइल है और एग्रीकल्चरल के लिए है। ओके, पॉइंट 6, the availability of rich and fertile land make it suitable for living and huge population resides on it। बोल रहा है कि वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है रहने के लिए, तो वहाँ का एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, या वहाँ की लैंड जो है वो सुइटेबल है रहने के लिए, या वहाँ पर सब तरीके से कह सकते हैं कि ये सभी एरियाज में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है रहने के लिए। ओके, पॉइंट 7, मिनरल रिचनेस, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट। बोला है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर मिनरल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, वाटर रिसोर्स का होना ज़रूरी है, फर्टाइल सॉइल का होना ज़रूरी है, अच्छा जो है वो टोपोग्राफी यानी कि वेल कंडीशन में लैंड्स होना ज़रूरी है, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, लैंड यूजेस। पॉइंट 2, पॉइंट 1, द लैंड यूज रिफर टू यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। बोला जा रहा है कि लैंड्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंट तरीके का उससे काम लिया जाए लैंड से, जैसे एग्रीकल्चर का काम लेना हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो, बिल्डिंग्स हाउसेज हो, रोड हो, और इंडस्ट्रीज को जो है वो सेटअप किया जा सके। ओके, पॉइंट 2, फैक्टर अफेक्टिंग द लैंड यूज आर 2 काइंड, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। बोला है कि 2 फैक्टर है जो लैंड के यूज़ पर जो है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है, जैसे एक को कहते हैं फिजिकल फैक्टर और दूसरे को कहते हैं ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर, पॉइंट 3, फिजिकल फैक्टर इंक्लूड्स टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड्स पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। बोला है कि फिजिकल फैक्टर्स में आता है टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट और पानी की अवेलेबिलिटी। ह्यूमन फैक्टर्स में आता है पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, पॉइंट 4, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप लैंड कैन बी क्लासीफाई एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी। बोला है कि किसी लैंड्स के अगर कोई उसका समझो तो ऑनरशिप है तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकता है या लैंड जो है पूरे कम्युनिटी का जो है वो प्रॉपर्टी हो सकता है। पॉइंट 5, प्राइवेट लैंड इज ऑन बाय इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर्स एंड इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पजेज लाइक हाउस इज ए प्राइवेट लैंड। बोला कि प्राइवेट लैंड जो है वो किसी इंडिविजुअल का होता है या किसी फैमिली मेम्बर का होता है, ठीक है, और बताया जाता है कि वो पर्सनल काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हाउस हो, ये एक प्राइवेट लैंड है। ओके, पॉइंट 6, कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस एंड कैन बी यूज्ड बाय एनीवन इन द सोसाइटी लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, fruits, nuts or medical herbs. These community lands are also called common property resources। बोला जाता है कि community lands का मतलब होता है कि पूरी कम्युनिटी जो है उसका यूज़ करेगा और हर आदमी जो सोसाइटीज़ के अंदर में रहता है वो उसका यूज़ करेगा, जैसे फूडर का कलेक्शन करना हो या फिर फ्रूट्स का यूज़ करना हो, नट्स हो, मेडिकल हर्ब्स हो, ओके, ये सभी का यूज़ करना हो। बताया जाता है कि इस तरीके के कम्युनिटी लैंड्स को हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी लैंड रिसोर्स कहते हैं या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। पॉइंट 7, द डिमांड फॉर लैंड बाय पीपल इज ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। बोल रहा है कि डे बाई डे जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास जो लैंड है वो तो है एकदम बिल्कुल लिमिटेड है। ओके, पॉइंट 8, the fast change in the land use pattern shows the culture changes in our society। बोल रहा है कि जो लैंड पैटर्न जो डे बाय डे जो चेंजेस हो रहा है वो एक तरीके से बता रहा है कि हमारे यहाँ पर कल्चरल यानी कि सोसाइटी यानी कल्चरल चेंजेस आ रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर में। ओके, लैंड पैटर्न्स का मतलब कि कितना परसेंट हमारा फॉरेस्ट है, कितना परसेंट प्लेन लैंड्स है, कितने एरियाज़ में वाटर की अवेलेबिलिटीज़ है, कितने एरियाज़ में मिनरल्स है, ठीक है। तो बहुत सारे आज जो है एरिया क्या फॉरेस्ट से जो है वो चेंज होकर हैबिटेट एरिया हो जा रहा है। ओके, इसका मतलब कहीं ना कहीं
जो लैंड पैटर्न है वो हमारा चेंज हो रहा है. दैट मीन्स टू से दैट कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी. ओके. पॉइंट 9, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सोइल एरोजन, डेजर्टिफिकेशन are the major threat to the environmental because of the expansion of agriculture and construction activities. बोल रहा है कि लैंड का चाहे नेचुरल क्वालिटी लॉस हो जाना, या लैंड स्लाइड होना, या फिर सोइल का कटाव होना, ठीक है, या डिसर्टिफिकेशन यानी कि हम कह सकते हैं कि अब बहाव होना, ये सब वजह से बताया जा रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ठीक है, और जिसके वजह से बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बताया जा रहा है कि इससे जो हमारा एग्रीकल्चर जो ज़्यादा फैल रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा फैल रहा है, ये भी जो है एक रीज़न है. ओके. फर्टाइल लैंड इज एक्सप्लॉइटेड मोर एंड लीड्स टू द barrenness if not utilized judiciously. बताया जा रहा है कि अगर फर्टाइल लैंड्स को कह सकते हैं न्यायपूर्वक अगर नहीं यूज़ किया जाए तो वो लैंड जो है वो एक्सप्लॉइटेड लैंड यानी कि बंजर लैंड्स में जो है वो जाकर चेंज हो जाता है. ओके. पॉइंट 9, द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑल्सो मेक द सॉइल वल्नरेबल टू बी डिग्रेडेड. बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ये भी नुकसान का रीज़न बनता है. मिनरल रिसोर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा लैंड्स पर, जिसकी वजह से बताया जाता है कि सोइल जो है वो यानी ख़तरे में चला जाता है और उसकी फर्टिलिटी लॉस होने की डर रहती है, जिसको हम लोग डिग्रेडेड सोइल या कह सकते हैं. ओके. पॉइंट 3, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स. लैंड रिसोर्स को किस तरीके से हम सेव करेंगे और बचाएंगे. पॉइंट 1, growing population and their ever growing demands and lead to large scale destruction of forest cover and arable lands and has created a fear of losing these natural resources. बोल रहा है कि जो हमारा दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का हो या फिर हमारे रहने वाले ज़मीन का हो, ये कहीं ना कहीं बताया गया कि हमारे नेचुरल रिसोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये एक ख़तरा जो है वो क्रिएट कर रहा है और ये डर भी जो है कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है. ओके. पॉइंट 2, प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन लैंड मस्ट बी चेक. बताया गया कि कितना जो है लैंड की फर्टिलिटी लॉस हो गई है. ओके. उसको हमेशा जो है वो प्रेजेंट में चेक करते रहना चाहिए. ओके. पॉइंट 3, common method used to conserve land resources are afforestation, land reclamation, regulating use of chemical pesticides and fertilizers and check on overgrazing. बोला है कि कुछ कॉमन प्रोसेस है जिसके थ्रू हमको अपने लैंड्स को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए लैंड रिसोर्स को. पहले क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रीज़ वगैरह लगाना चाहिए. लैंड रिक्लेमेशन यानी कि लैंड किस तरीके से उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जा रही है वो रीज़न पता करना चाहिए. रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग. बोला है कि हमेशा हमको चेक करते रहना चाहिए जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं कि इससे जो है ओवरग्रेजिंग भी तो नहीं हो रहा है या हमारी लैंड की फर्टिलिटी तो नहीं लॉस हो रही है वगैरह वगैरह. पॉइंट 4, by making rules regulated to soil and land conservation and by making the farmers educated regarding the negative aspect of overgrazing and overutilization of fertilizers, the government can play an active role to preserve the soil and land. बोला कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए सोइल को और लैंड्स को बचाने के लिए. जैसे बताया गया कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड बनाना चाहिए कि वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि ओवरग्रेजिंग से का जो साइड इफ़ेक्ट है उसको पता होना चाहिए या ओवर यूटिलाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स के यूज़ के बारे में पता होना चाहिए. बताया गया कि इन सभी मामलात में गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर सकती है सोइल को और लैंड को बचाने के लिए. ओके. पॉइंट 4, सॉइल. 1, soil is the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. बोल रहा है कि बहुत ही एक पतला लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर
जो कि जिसके ऊपर अनाज मिलता है हमें, ठीक है। और ये बताया गया कि ये अर्थ के सरफेस वाला एरियाज है। ओके, पॉइंट 2, सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड weathered rock found on earth. It takes hundred of years to form few centimeter of soil. बोला है कि हमारा सोइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, ठीक है। और ये वेदरिक रॉक्स जो पाया जाता है मिनरल्स का हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, उसमें होता है। इसके अलावा बताया गया कि 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में बताया गया कि मतलब 100 साल भी लग सकता है या लगता है। ओके, पॉइंट 3, सोइल प्रोफाइल रिफर टू द लेयर स्ट्रक्चर विथ स्प्रेड फ्रॉम द पेरेंट्स रॉक टू द टॉप सॉइल सरफेस। बताया गया कि सोइल का प्रोफाइल यानी सोइल का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लेयर में पाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जो टॉप एरियाज होता है वहाँ से सोइल आकर जो नीचे में रॉक्स होता है जिसको हम लोग पेरेंट्स रॉक कहते हैं, वहाँ पर आकर जमा हो जाता है और फैलता रहता है। पॉइंट 4, द 4 लेयर ऑफ द सोइल प्रोफाइल आर, फर्स्ट लेयर टॉप सॉइल with humus and vegetation, second layer subsoil with sand, silt and clay, third layer weathered rock materials, fourth layers parents rock। बताया गया कि सोइल का जो है वो 4 लेयर प्रोफाइल होता है। पहला होता है हम लोग कहते हैं लेयर टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, दूसरा होता है लेयर सब सॉइल विथ सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले, तीसरा होता है लेयर वेदर्ड रॉक मटेरियल, चौथा होता है लेयर पेरेंट्स रॉक। ओके, पॉइंट 5, इन डिफरेंट geographic region different soil can be observed. Geoclimate region make the soil distinction and varied fertile of the soil occurred। बोला है कि डिफरेंट तरह का जो जोग्राफिकल रीजन होता है वहाँ डिफरेंट तरह का सोइल जो है वो पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि लैंड्स का जो असर है क्लाइमेट का वो किस तरीके का है, ठीक है। इवन हम कह सकते हैं कि वहाँ की ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो किस तरीके की है। ओके, ये सभी जो है उस तरीके से वहाँ सोइल जो है वो पाया जाता है। ओके, पॉइंट 6, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर सुइटेबल फॉर पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। बोला है कि डिफरेंट तरह का सॉइल जो है वो ठीक होता है डिफरेंट तरह के एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रॉप्स के लिए। ओके,